तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 5 ऐसी चीज़ों के बारे में जिनकी वजह से हो सकता है कि आपका अमीर बनने का सपना सिर्फ एक सपना ही रह जाए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। तो सबसे पहली चीज़ आती है फोकसिंग ओनली ऑन सेविंग्स। अभी हाल ही में टेलीग्राम पे मेरे एक व्यूवर का मेरे पास मैसेज आया था कि सर मेरी सैलरी है 20,000 रुपीज़ की और मेरे जो मंथली एक्सपेंसेस हैं वो हैं 18,000 के सब कुछ मिलाकर, और फाइनली मेरे पास जो पैसा बचता है वो है 2,000 रुपीज़ जो कि मैं हर मंथ ईजिली बचा लेता हूँ। तो आप मुझे ये बताइए कि मैं इन 2,000 रुपयों को कैसे इन्वेस्ट करूँ, कैसे यूज़ करूँ कि मेरी इन्वेस्टमेंट्स भी हो जाए और मेरे पास थोड़ा सा पैसा मेरे इमरजेंसी फंड्स में भी रहे। तो ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरे पास इस सवाल का कोई सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब नहीं था कि मैं उनको ये सजेस्ट करूँ कि भाई ये काम करो, 2,000 रुपये जो आपके बचते हैं उसमें से 1,500 रुपये की आप SIP कर लो 3 अलग अलग म्यूचुअल फंड में, 500 रुपये की SIP, और जो 500 रुपये आपके बचते हैं उसको आप किसी FD में डाल दो जो आपके लिए इमरजेंसी फंड का काम करेगा। अब आप ये बताइए कि अगर मैं सिर्फ इमरजेंसी फंड की ही बात करता हूँ, 500 रुपये हर महीने अगर आप किसी FD में पैसा डाल रहे हैं तो 1 साल के बाद सब मिलाकर आपके पास कितना पैसा होगा? ऑब्वियसली 6,000 रुपये। अब 6,000 रुपये इमरजेंसी फंड में तो जुड़ गए, लेकिन मान लीजिए कि 1 साल बाद अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि आपका फ़ोन टूट गया। अब फ़ोन आज के टाइम पे आता है कम से कम 20,000 रुपये का। तो अब आप इस 20,000 रुपये के फ़ोन को ठीक करवाने के लिए भी जाएंगे तो डिस्प्ले ठीक करवाना या कुछ और ठीक करवाना मेरे ख्याल से 4-5 हज़ार रुपये तो लग जाएंगे। अब ये पैसा कहाँ से आएगा? या तो ये पैसा आपने जो इन्वेस्टमेंट्स की हैं 1500 रुपये की वहाँ से निकाल लेंगे, या फिर ये पैसा अब क्योंकि आपके पास एक इमरजेंसी आ गई है, आपका फ़ोन टूट गया है, फ़ोन टूटना अपने आप में एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है क्योंकि बिना फोन के नहीं रह जा सकता, तो आप ये पैसा निकालेंगे अपने इमरजेंसी फंड में से जो कि था 6,000 रुपए। और मुझे लगता है कि साल में एक बार इस तरह की इमरजेंसीज किसी ना किसी इंडिविजुअल के साथ आती ही रहती हैं। या तो फोन खो जाता है, कभी टीवी खराब हो जाता है, कभी वॉशिंग मशीन खराब हो जाती है, कभी कूलर, कभी बाइक, मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा होता ही रहता है। यानी कि ये एक ऐसा ट्रैप है जिस ट्रैप में से वो इंडिविजुअल जो महीने के 2,000 रुपए सेव कर रहा है वो उस ट्रैप में फंसा ही रह जाता है। देखिए मैं यहाँ पर किसी का मजाक नहीं बना रहा हूँ कि वो 20,000 रुपए कमा रहा है, 18,000 रुपए एक्सपेंसेस हैं, हो सकते हैं 18,000 रुपए एक्सपेंसेस हो या फिर पूरे ही 20,000 रुपए के एक्सपेंसेस हो। मतलब मैं यहाँ पर सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ कि ऐसे में किसी इंडिविजुअल को जो ऐसे केस में फंसा हुआ है उसको सोल्यूशन क्या प्रोवाइड किया जाए। अब या तो मैं उससे ये कहूँ कि भैया आपके जो 18,000 रुपए के एक्सपेंसेस हैं ये एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हाई हैं, या तो अपने एक्सपेंसेस को कम करो, 500 रुपए यहाँ से कम करो, 1,000 रुपए वहां से कम करो, टीवी देखना बंद कर दो, तो आपके 400 रुपए जो आपने टाटा स्काई का या फिर जो भी सब्सक्रिप्शन लिया है वो सब्सक्रिप्शन आपका बच जाएगा। मतलब सिंपल भाषा में इसको कहा जाता है पेट काट के जीना। यानी कि अगर आपको भूख भी लगे तो भूख अगर लग रही है तो एक रस्सी लो और अपने पेट पे कस के बांध दो जिससे कि आपका पेट छोटा हो जाए और आपको दोबारा जल्दी से भूख ना लगे। तो देखिए जोक्स अपार्ट, लेकिन प्रॉब्लम मुझे जो यहाँ पर ये लगती है कि भैया आपके अगर एक्सपेंसेस 18,000 रुपये हैं और आपकी सैलरी अगर 20,000 रुपये है तो यहाँ पर जो आप एक अकेला काम कर सकते हैं वो है अपनी सैलरी को कैसे भी करके इंक्रीज करना। आप जॉब चेंज कीजिए और स्टडी कीजिए, किसी अच्छी जॉब में जाइए या फिर जो आपकी स्किल्स हैं उसको आप अपडेट कीजिए। अगर आप किसी फैक्ट्री या फर्म में काम करते हैं तो किसी दूसरी फैक्ट्री या फर्म में जाने की कोशिश कीजिए। मतलब मेन मोटिव आपका ऐसे में होना चाहिए अपनी सैलरी को इंक्रीज करना। 20,000 की सैलरी को अगर आप 22,000 की सैलरी भी कर लेते हैं तो आपके पास यहाँ पर 4,000 रुपये बचते हैं जिसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा पैसा आप बचा कर रख सकते हैं। अब आपके पास जो पैसा बच रहा है इस पैसे को आप अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं, इमरजेंसी फंड को बढ़ा सकते हैं। यानी कि अब आपका पैसा एक्चुअली में आपके लिए काम करना स्टार्ट कर सकता है बिना पेट काटे। तो मेरे ख्याल से आपके लिए जरूरी ये होगा कि जितना आप सेविंग्स के बारे में सोचते हैं, पैसे को बचाने के बारे में सोचते हैं, उससे ज्यादा आपको अपनी इनकम को इंक्रीज करने के बारे में सोचना चाहिए। सेकंड चीज़ आती है नॉट बिल्डिंग अ गुड क्रेडिट स्कोर। मान लीजिए आपकी एज है 35 और आप किसी भी बैंक में जाके होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं। आप अप्लाई करते हैं 40 लाख रुपीज़ के लोन के लिए और आप टेन्योर चूज करते हैं 25 ईयर्स का। यानी कि बाय द टाइम आप 60 ईयर्स की एज पे पहुंचेंगे आप अपने इस वाले लोन से निजात पा चुके होंगे, जो कि एक स्मार्ट डिसीजन है। क्योंकि बाय द टाइम आप रिटायरमेंट की एज पे पहुंचते हैं, अगर आप डेट फ्री हो जाते हैं, लोन फ्री हो जाते हैं, कोई भी उधारी आपके ऊपर नहीं होती, उतनी ही अच्छी आपकी आगे की लाइफ निकल जाती है। तो लोन अप्लाई करते टाइम जो बैंक का एग्जीक्यूटिव है वो आपकी पूरी प्रोफाइल को चेक करता है और चेक करने के बाद बैंक आपको फाइनली 35 लाख रुपीज़ का लोन देने को तैयार हो जाता है।
आपने लोन अप्लाई किया था 40 लाख का, लेकिन अप्रूवल आपके पास आया 35 लाख रुपीज़ का। क्योंकि ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि आपने जितने का भी लोन अप्लाई किया उतने का ही लोन का अप्रूवल आपको मिल गया। ये टोटली आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। तो आपने सोचा चलो कोई बात नहीं, 40 लाख रुपीज़ की जगह अगर 35 लाख रुपीज़ का लोन भी अप्रूव हो रहा है तो मेरा काम चल जाएगा, 5 लाख रुपीज़ में कहीं और से जुगाड़ कर लूँगा। तो आपको जो लोन मिलता है वो 9.9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है और आपकी जो मंथली EMI बनती है वो रफली 31,500 रुपीज़ की बनती है। अब लोन भी अप्रूव हो गया, आपकी जो EMI है वो 31,500 रुपीज़ की बन रही है, जो कि आप अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पर जो नहीं पता वो ये कि ये जो लोन EMI है 31,500 रुपीज़ की, ये EMI आपकी 28,500 रुपीज़ की भी हो सकती थी। यानी कि आप एडिशनल 3,000 रुपीज़ बचा सकते थे, उसको इन्वेस्ट कर सकते थे, अगर आप लोन को अप्लाई करते टाइम पे एक छोटी सी चीज़ पे ध्यान देते जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट स्कोर। तो आपको यहाँ पर लोन अप्लाई करते टाइम पे जो नहीं पता था वो ये कि जब लोन एग्जीक्यूटिव ने आपकी पूरी प्रोफाइल चेक की थी, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक की थी, तो आपका क्रेडिट स्कोर यहाँ पर निकल के आया था लेट्स से 720। तो 720 अपने आप में एक सही क्रेडिट स्कोर है लोन लेने के लिए और आपका लोन अप्रूव भी हुआ। लेकिन जो आपको लोन मिला वो एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिला। यही क्रेडिट स्कोर अगर आपका 720 की बजाय अगर 800 प्लस होता तो यहाँ पर आपके ज़्यादा चांसेस होते कि शायद ये लोन आपको 9.9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट की बजाय शायद 8.5 या फिर 8.6 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही मिल जाता। तो ऐसे में इसी लोन की EMI नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए बन जाती, जैसे कि मैंने आपको बताया था 28,500 रुपीज़ रफली। तो एग्जाम्पल के लिए अगर आपकी कोई SIP चल रही थी लेट्स से 5,000 रुपये की, अगर आप 5,000 रुपये की बजाय जो ये एडिशनल 3,000 रुपये आपको मिल रहे हैं EMI में, जो डिफरेंस हमारे पास आया है उसके हिसाब से अगर आप 5,000 रुपये की जगह अगर 8,000 रुपये की SIP करते इन्हीं 25 ईयर्स के लिए, तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर मैं इन दोनों ही SIPs को SIP कैलकुलेटर के अंदर डालता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 25 साल के बाद आपको यहाँ पर नियरली 70 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलते अपनी इन्वेस्टमेंट से। और एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा कि मैंने यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट को रखा हुआ है 13%, मे बी ये 13.5% हो, मे बी 14% हो, जो कि लॉन्ग टर्म में आपको मिल सकते हैं। अब क्योंकि ऐसे केस में आपको यहाँ पर 70 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, जिसका मतलब ये कि आपने जो ये होम लोन लिया है ये होम लोन आपको ज़ीरो कॉस्ट पड़ा है। अगर आप मेरी स्क्रीन पर फिर से देखेंगे तो यहाँ पर लोन अमाउंट हमने रखा हुआ है 35 लाख रुपीज़ का, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने यहाँ पर रखा हुआ है 8.6% का। उसके हिसाब से जो टोटल इंटरेस्ट यहाँ पर बनता है वो है 50,25,000 रुपीज़ के आसपास का। उसके बावजूद भी हमारे पास यहाँ पर एडिशनल 20 लाख रुपीज़ और बच जाते हैं, जो कि किसी के भी बुढ़ापे का सहारा बन सकते हैं। तो ये जो पूरा सिनेरियो हमने इस एग्जाम्पल से समझा है, इसमें मेन चीज़ ये है कि आप जितना अच्छा क्रेडिट स्कोर अपना मेंटेन करके रखते हैं उतने ही हाई चांसेस आपके बन जाते हैं कि आपको कोई भी लोन कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल सकता है। फिर चाहे आप ऑटो लोन अप्लाई करें, होम लोन अप्लाई करें या फिर कोई बिजनेस लोन ही क्यों ना लें, तो किसी भी इंडिविजुअल का जो क्रेडिट स्कोर होता है वो इनिशियली ज़ीरो होता है। और अगर आप पहली बार लोन अप्लाई करते हैं तो आपको जो लोन मिलता है वो या तो आपकी सैलरी के बेसिस पे मिलता है या फिर आपके बिजनेस के बेसिस पे मिलता है। और जब आप इस लोन की रीपेमेंट करते हैं, हर एक EMI को बिना स्किप किए, बिना डिफॉल्ट किए अगर इसकी पेमेंट कर देते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर यहाँ पर बिल्ड होना स्टार्ट होता है। अगर आप कोई भी लोन लेने से पहले ही अपना क्रेडिट स्कोर बिल्ड करना चाहते हैं, उसको इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड्स। मैंने पहले भी इसके बारे में बात की है और मैं खुद भी ये चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि आप डेबिट कार्ड की जगह हर जगह पर अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ कीजिए। जब भी आप अपना क्रेडिट कार्ड कहीं पर स्वाइप करवाते हैं, उसकी फाइनल स्टेटमेंट जब मंथ एंड पे जनरेट होती है, उस स्टेटमेंट की अगर आप टाइमली पेमेंट कर देते हैं बिना डिफ़ॉल्ट किए, तो इससे आपका क्रेडिट स्कोर बनता है, बढ़ता है और टाइम टू टाइम ये क्रेडिट स्कोर आपकी पेमेंट हिस्ट्री के हिसाब से इंक्रीज करता रहता है। तो ये तो हो गई पूरी अंडरस्टैंडिंग क्रेडिट स्कोर के बारे में कि आप कैसे क्रेडिट स्कोर के जरिए अपनी जो EMI है उसको कम कर सकते हैं, अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन को ले सकते हैं और जो पैसा बचता है उसको इन्वेस्ट करके आप इसी लोन को नो कॉस्ट लोन बना सकते हैं। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि क्रेडिट स्कोर चेक करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आज के टाइम पे क्रेडिट स्कोर चेक करना बहुत ही आसान है। आप अपना क्रेडिट स्कोर फ्री में चेक कर सकते हैं पैसा बाजार पे। पैसा बाजार पे आप सिर्फ क्रेडिट स्कोर ही नहीं, आप अपनी कंप्लीट क्रेडिट रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी मल्टीपल लैंग्वेजेस में, और आप सभी चीज़ों को चेक कर सकते हैं बिफोर अप्लाइंग एनी काइंड ऑफ लोन। और ये क्रेडिट रिपोर्ट आपको सभी क्रेडिट ब्यूरो से मिलती है। पैसा बाजार से आपको आपकी क्रेडिट रिपोर्ट से रिलेटेड मंथली अपडेट्स व्हाट्सएप पर ही मिल जाते हैं,
जिससे कि आप अपनी प्रोफाइल के बारे में हमेशा अपडेटेड रहते हैं, जो आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करती है। तो अगर आप अपनी क्रेडिट रिपोर्ट पैसा बाजार के जरिए फ्री में चेक करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और मेरे पिन कमेंट में मिल जाएगा। थर्ड चीज़ हमारे पास आती है नॉट मेंटेनिंग इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन। देखिए यूट्यूब पे हमें बहुत सी वीडियोस देखने को मिल जाती है, इनफैक्ट मैं भी वीडियोस डालता हूँ कि अगर आप इतनी एसआईपी करते हैं, इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इतने ड्यूरेशन के बाद आपके पास इतने लाख रुपए होंगे या फिर इतने करोड़ रुपए होंगे। तो इन सब चीज़ों को देख के लगता है कि यार लाख रुपए करोड़ रुपए कमाना तो जाने कितना आसान है, बस अपनी एसआईपी करनी है और हमारे पास एक दिन इतने करोड़ रुपए होंगे। जिसकी रियलिटी मैं आपको बता देता हूँ कि ये सभी चीज़ें सुनने में, देखने में, एसआईपी कैलकुलेटर में कैलकुलेट करने में बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत आसान लगती हैं, लेकिन एक्चुअली में ये चीज़ें उतनी आसान नहीं हैं। अभी वापस अपने प्रीवियस पॉइंट पे आते हैं जहां पर हमने एक एग्जांपल लिया था कि आपने एक बैंक लोन अप्लाई किया था 40 लाख रुपीस का, लेकिन आपको वहां पर अप्रूवल मिला 35 लाख रुपीस का, यानी कि अभी आपके पास यहाँ पर 5 लाख रुपए कम है अपने सपनों का घर या फिर फ्लैट खरीदने के लिए। अब ऐसे में होता क्या है कि जब कोई ऐसे अमाउंट की बात आती है कि यार ये अमाउंट तो मैं कहीं से जुगाड़ करके निकाल ही लूंगा, तो सबसे अच्छा और सिंपल जुगाड़ जो लोगों को दिखता है वो है अपनी इन्वेस्टमेंट से, अपने म्यूचुअल फंड से पहले ही अपना पैसा निकाल लेना। पहले ही का मतलब है कि आपका जो भी गोल है उस गोल को अचीव होने से पहले, या फिर जो भी आपने सोचा था कि मैं 15 साल के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन 15 साल से पहले ही अपने पैसे को बाहर निकाल लेना। अब मान लीजिए आप पिछले 2-3 साल से अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे और फाइनली वो इन्वेस्टमेंट्स अब जाके 10 लाख रुपए बन पाई थी, लेकिन आप उन 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए निकाल लेते हैं क्योंकि आपका लोन यहाँ पर शॉर्ट पड़ गया है। तो अब यहाँ पर हुआ क्या कि आपके जो अच्छे खासे मान लीजिए 10 लाख रुपए इकट्ठे हो गए थे, उन 10 लाख रुपए में से आपने यहाँ पर गुल्लक को तोड़ के 5 लाख रुपए बाहर निकाल लिए और 5 लाख रुपए को रखे रहने दिया। अब 10 लाख रुपए जिस तरीके से ग्रो कर सकते थे, मान लीजिए आपको अगले साल में स्टॉक मार्केट से 10% के रिटर्न्स मिलते, तो 10 लाख रुपए पे 10% का मतलब है कि आपके ये पैसे अगले साल 11 लाख रुपए हो चुके होते, लेकिन क्योंकि आपने आज के टाइम पे ही 5 लाख रुपए बाहर निकाल लिए हैं और अब आपकी इन्वेस्टमेंट्स में बचे हैं 5 लाख रुपए, तो इन 5 लाख रुपए पे जो आपको 10% के हिसाब से जो रिटर्न्स मिलेंगे अगले साल आपके पास होंगे 5,50,000 रुपए, जबकि होने कितने चाहिए थे? ये होने चाहिए थे 11 लाख रुपए। तो ये वो छोटे छोटे इंस्टांसेस और इवेंट्स हैं जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट से थोड़ा थोड़ा पैसा बाहर निकालते रहते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट जिस हिसाब से ग्रो करनी चाहिए थी, जिसको हम कंपाउंडिंग कहते हैं, वो कंपाउंडिंग उस इन्वेस्टमेंट को मिल ही नहीं पाती। तो इन द लॉन्ग रन आपके पास जितना पैसा होना चाहिए उतना पैसा कभी बन ही नहीं पाता। तो इस पूरी बात को अगर मैं शॉर्ट एंड सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे डिसिप्लिन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो एसआईपी की है, जितने ड्यूरेशन के लिए आपने उस एसआईपी को करने की सोची है, आपको उस डिसिप्लिन को मेंटेन करना होगा अगर आप उतना पैसा कमाना चाहते हैं जितना पैसा आप आज के टाइम पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और रही बात लोन की, अगर आप लोन अप्लाई करने जा रहे हैं तो इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए कि जितने का लोन आप अप्लाई करने जा रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि उतने ही अमाउंट का लोन अप्रूव भी हो जाएगा। तो बेटर होगा कि जितने का लोन आपका अप्रूव हुआ है या तो आप उसी में अपना काम चला लीजिए, या फिर आप थोड़ा सा और समय दीजिए, अपने क्रेडिट स्कोर को पहले इंक्रीज़ कीजिए जैसे कि मैंने आपको बताया है, उसके बाद लोन को री अप्लाई कीजिए, मे बी 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, मे बी आपको वही लोन कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाए। फोर्थ पॉइंट आता है नॉट अटैचिंग इन्वेस्टमेंट्स विद गोल। इसके बारे में भी मैं अपनी वीडियोस में कई बार बात कर चुका हूं कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो आप कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टॉक्स को, मे बी 10 स्टॉक्स को, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 1-2 म्यूचुअल फंड को अपने किसी ना किसी गोल के साथ अटैच करके रखें। गोल आपका कुछ भी हो सकता है, मे बी आपके बच्चों की एजुकेशन हो, उनकी शादी हो, आपका रिटायरमेंट हो, या फिर अभी अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा है लोन का कि आपका लोन क्योंकि 25 साल का है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को अपने इसी लोन के 25 साल के गोल के साथ ही अटैच कर सकते हैं कि जिस दिन मेरा ये लोन खत्म होगा उस दिन मैं अपना पैसा विड्रॉ करूंगा जो भी मैंने पिछले 25 साल में इन्वेस्ट किया होगा, और मुझे 100 अमाउंट 25 साल के बाद मिल जाएगा जो कि मेरे लिए फ्यूचर में हेल्पफुल होगा, और मेरे को जो लोन मिलने वाला था, जो भी इंटरेस्ट उस पर लगा होगा, वो इंटरेस्ट भी मुझे बिल्कुल फ्री पड़ेगा। इसको कहते हैं गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। अगर आप गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, यानी कि आप रैंडमली किसी भी म्यूचुअल फंड में कितना भी पैसा डाल रहे हैं, कभी फ्लेक्सी कैप में डाल दिया, किसी ने बोला स्मॉल कैप तो स्मॉल कैप में डाल दिया, इस तरीके से अगर आप रैंडमली इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी ये इन्वेस्टमेंट वो शेप नहीं ले पाएगी जो शेप इन इन्वेस्टमेंट्स को 15 साल बाद, 20 साल बाद या 25 साल बाद लेना चाहिए। तो आपके पास जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, अगर आपने उन म्यूचुअल फंड्स को या फिर स्टॉक्स को अपने गोल्स के साथ अटैच नहीं किया है तो आज ही पेपर, पेन या फिर एक्सेल शीट या फिर जो भी आपको समझ में आए
उसमें अपने म्यूचुअल फंड को लिखिए, उसके आगे अपना गोल लिखिए, उसके आगे अपना ड्यूरेशन लिखिए कि आपका ये वाला गोल जो है वो कितने ड्यूरेशन में कंप्लीट होने वाला है और आपको उस टाइम पे कितने पैसे चाहिए, जिससे ये डिसाइड होगा कि आपको किस म्यूचुअल फंड में कितना पैसा डालना चाहिए आज के टाइम। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। पांचवी और सिलियस्ट चीज़ आती है, या फिर मैं कहूँगा सिलियस्ट मिस्टेक आती है, वो है रनिंग बिहाइंड क्विक मनी। तो ये जो सोशल मीडिया पे दूसरों के लाइफस्टाइल देख देख के आपने जो अपना एक सपना बना लिया है अमीर बनने का, कि आपको भी अमीर बनना है, आपको भी महंगे से महंगे जूते पहनने हैं, महंगी गाड़ी में बैठना है, बड़ा सा बंगला आपको भी चाहिए, यानी कि आपको करोड़ों रुपए चाहिए, लेकिन आपके पास उतने पेशेंस नहीं है कि आप इन पैसों को धीरे धीरे इन्वेस्ट करें, ये पैसा 10 साल बाद ग्रो करेगा या 15 साल बाद ग्रो करेगा। तो इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि 90% केस में ऐसे लोग क्विक मनी के पीछे होंगे जिनको बहुत जल्दी पैसा चाहिए। ये पैसा 10 दिन में आए चाहे 10 महीने में आए, लेकिन इससे ज़्यादा इंतज़ार उनसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में होता क्या है कि आदमी सबसे पहले कूदता है स्टॉक मार्केट के अंदर और लोगों से स्टॉक्स के नाम पूछ पूछ के कौन सा स्टॉक सबसे हाई गया उसमें पैसा डाल दिया, फिर अगला स्टॉक हाई गया उसमें पैसा डाल दिया, फिर किसी और 2-3 स्टॉक्स का नाम सुना उसमें अपना पैसा डाल दिया कि शायद ये जो स्टॉक्स में पैसा मैं डाल रहा हूँ और जो मैं पेनी स्टॉक्स बाय कर रहा हूँ ये 1 महीने में या फिर 6 महीने में मुझे करोड़पति बना देंगे। या फिर वर्स्ट केस में क्या होता है कि आप एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लेते हैं, एक ट्रेडर बनने का सपना देखना स्टार्ट कर देते हैं, हर एक्सपायरी डेट पर आप 0 हीरो ट्रेड लेना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि 10 में से 1 बार हीरो बन जाती है, 10 में से 9 बार 0 बन जाती है। तो जितना आपको प्रॉफिट नहीं होता उससे ज़्यादा आपको यहाँ पर लॉस हो जाता है। फिर जो लॉस होता है उस लॉस को रिकवर करने के लिए और भी बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड की जाती है, कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ किया जाता है, और तो और अमीर बनने के लिए लोग पर्सनल लोन लेकर उससे ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं कि मेरे पास एक बड़ा ट्रेडिंग कैपिटल आ गया है, अब तो मैं करोड़पति बन के ही रहूंगा। और फाइनली होता क्या है, जैसे कि आपने सेबी की रिपोर्ट में कई बार पढ़ा भी होगा कि 90% एफएनओ ट्रेडर्स आर लॉस मेकर्स। मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि बाकी के 10% जो ट्रेडर्स हैं, जो विनर्स हैं, उनमें आप आते ही नहीं हैं, नहीं तो आप मेरी इस वीडियो को कभी खोल के देखते ही नहीं। मतलब ऑब्वियसली मेरी इस वीडियो में कोई कमी नहीं है, बस बात सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जो बाकी 10% लोग हैं जो कि प्रॉफिट मेकर्स हैं वो ऑलरेडी करोड़पति हैं, और अगर वो करोड़पति हैं, अमीर हैं, तो वो मेरी इस वीडियो को भला क्यों देखेंगे। तो दोस्तों ये थी वो 5 बातें। आई होप आपने इन 5 बातों को ध्यान से सुना होगा, समझा होगा और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, या फिर कहीं ना कहीं आपको इम्प्रूव करने में ये सभी चीज़ें हेल्प करेंगी। और अगर आप पैसा बाजार के थ्रू फ्री में अपना क्रेडिट स्कोर चेक करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और मेरे पिन कमेंट में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।